हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज मैं डिटेल में डिस्कशन करने जा रही हूँ। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, और नए हैं तो हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ें। आपको 100% अच्छी ही इंफॉर्मेशन और कह सकते हैं करेक्ट इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। सो अब देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस दो तरीके के टॉपिक्स हैं बेसिकली आपके इसमें। तो देखिए, कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं और कुछ कन्वेंशंस भी होते हैं, यानी कुछ फंडामेंटल आइडियाज और बेसिक एजम्पशंस हैं जो कि हम बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते वक्त उसमें यूज करते हैं। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस दोनों अलग अलग होते हैं लिसनर्स। देखते हैं अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस को चलाने वाला है यानी कि ओनर, दोनों के दोनों अलग होते हैं। उसके बाद इसमें जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं, वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से होती है, ना कि ओनर के पर्सपेक्टिव से होती हैं। तो आई होप आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा है पॉइंट इसमें, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी के टर्म्स में होंगे, यानी मॉनेटरी टर्म्स में होंगे। यहाँ पर नॉन मॉनेटरी आइटम्स के लिए कोई जगह नहीं होती है, यानी नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स जैसे कि एम्प्लॉय की स्किल हो गई, किसी की ऑनेस्टी हो गई, ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड नहीं होती हैं। कोई चीज अगर खरीदी गई है, तो मान लीजिए 10,000 की खरीदी गई, दूसरी चीज 20,000 की खरीदी गई, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन किसी की ऑनेस्टी, किसी की लॉयल्टी, किसी का स्किल नॉलेज, ये सारी चीजें हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं। तो आई होप लिसनर्स, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स में एम्प्लॉयज की स्किल कह सकते हैं आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें, क्वालिफिकेशन को ले लीजिए, तो वो भी क्या मनी में थोड़ी ये लोग मेजर करते हैं। तो मनी के मेजर, जो भी मनी में मेजर हो जाए उसको लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। आई होप सेकंड वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा और लाइक तो कर ही दिया होगा। लिसनर्स, अब थर्ड पॉइंट की बात करें। थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का कि चाहे कोई भी आए, चाहे कोई भी जाए, बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा। यानी कि इसमें माना जाता है कि जो बिजनेस होता है वो चलते रहता है, चाहे जो भी हो। तो एसेट्स इसमें रिकॉर्ड होते हैं ऑनगोइंग यूटिलिटी के बेस पे, ना कि लिक्विडेशन वैल्यू पर। अब बात हम कर लेते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के बारे में। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड यानी कि देखिए, जब भी हम कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए एक क्या बना हुआ है कि कब आपको रिकॉर्ड करना है। मंथली रिकॉर्ड करेंगे आप, क्वार्टरली करेंगे, एनुअली करेंगे। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो बेसिकली होता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे ही रिकॉर्ड होता है। जैसे बेसिकली हम क्या करते हैं, कैलेंडर ईयर को ना लेकर के फाइनेंशियल ईयर को लेते हैं। तो एक अकाउंटिंग पीरियड है, मतलब कि हाँ, इस टाइम पर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमें पीरियोडिक परफॉर्मेंस में हेल्प करती है और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में भी बहुत मदद करती है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इसमें लिसनर्स, जो हमारा एसेट्स होता है उसका जो ओरिजिनल प्राइस है उस पर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, ना कि करेंट मार्केट वैल्यू पर। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एसेट है, आपने पहले 10,000 में खरीदी थी, तो उसी पे रिकॉर्ड होगी, ना कि आज के टाइम पर जो मार्केट की वैल्यू चल रही है उस पर। नेक्स्ट आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट एक मान लीजिए वैल्यूएशन का बेसिस है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, यानी कि सिक्स्थ पॉइंट आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन दो चीजों पर इफेक्ट डालता है, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। है ना, हम कहते हैं कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा हो सकता है, एक बुरा हो सकता है। तो इस तरीके से हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन जब आप अकाउंटिंग में करते हो तो दो साइड में इफेक्ट होता है, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। इससे हमारा एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी निकलता है, क्या चीज, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी या कैपिटल कह सकते हो आप। ये हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो रियलाइजेशन में हम ये देखते हैं कि जब हमें इनकम प्राप्त हो जाए तभी हम इसको क्या करेंगे, अर्न हो जाए तभी हम इसको दिखाएंगे, ठीक है, वरना नहीं। यानी कि रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज होगी जब ये
अर्न की जा सकती है, और चाहे इसमें कैश रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ। इन द सेंस कहने का मतलब है जब रियलाइज्ड हो गया है तभी आप क्या करोगे, आप इसको रिकॉर्ड करोगे, है ना। नेक्स्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उस पीरियड के दौरान वो मैच होने चाहिए आपके इनकम से, जो आपने सेम पीरियड में अर्न किए हैं। मतलब जो भी आपकी इनकम हुई है वो आपके एक्सपेंस से मैच होनी चाहिए, वो भी सेम पीरियड में। यानी कि इससे क्या होता है, एक्यूरेट प्रॉफिट मेजरमेंट होती है। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। नेक्स्ट आता है हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो देखिए कैश एक कैश बेसिस होता है, एक एक्रूवल बेसिस होता है। तो कैश बेसिस में हम क्या करते हैं, सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को कैश में ही रिकॉर्ड करेंगे। मतलब अगर आपने कोई नकदी खरीदी हुई है तो वो रिकॉर्ड होगी, है ना। और यहाँ पर क्रेडिट का कोई जगह नहीं होता है। लेकिन जब एक्रूवल की बात करते हैं, एक्रूवल बेसिस की, तो यहाँ पर कैश में भी रिकॉर्ड होता है और क्रेडिट में भी रिकॉर्ड होता है। तो एक्रूवल में बेसिकली ये बोला गया है कि जो रेवेन्यू है यानी इनकम और एक्सपेंस, यानी रेवेन्यू और एक्सपेंस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं तभी जब ये हमें मिल जाता है, ना कि तब जब कैश ये रिसीव होगा या पेड होगा तब। तो ये एक्रूवल कॉन्सेप्ट का मीनिंग है। लिसनर्स, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात कर लें। कन्वेंशंस बेसिकली कह सकते हैं आपकी कस्टम्स जो हर जगह पे फॉलो किए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस वैसे वाले हैं कन्वेंशंस। सो ये प्रैक्टिस और ट्रेडिशंस होता है जो एक अकाउंटेंट फॉलो करता है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी और कंपैरेबिलिटी लाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, पहला अकाउंटिंग कन्वेंशन है कंसिस्टेंसी। यानी कि जो भी कंसिस्टेंट, यानी अकाउंटिंग जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो, जो भी पॉलिसीज लगा रहे हो, वो हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन का अगर हम WDV मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम वही करें। ये नहीं कि हम तुरंत चेंज करके स्ट्रेट लाइन पर आ गए, तो हमको एक पर ही रहना है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप डिस्क्लोज करिए, वो भी रीजंस के साथ, है ना। कि मतलब इसमें क्या होता है कि जो आप दिखा रहे हो बिजनेस में उसको तो आप बताइए ही बताइए, लेकिन बाकी उस चीज को भी, यानी कि चेंजेस भी आपको डिस्क्लोज करेंगे रीजंस के साथ। अब आता है डिस्क्लोजर। यानी अकाउंटिंग कन्वेंशन में डिस्क्लोजर क्या होता है, तो जितने भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, मटेरियल फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको तो जरूर डिस्क्लोज करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ताकि ट्रांसपेरेंसी हो सके। मतलब डिस्क्लोजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा, तीसरा है कन्वेंशन प्रूडेंस प्रिंसिपल या प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि अकाउंटिंग में अगर मान लीजिए कि लॉस हो तो उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जब जब तक हमें प्रॉफिट ना हो जाए, मतलब हम अर्न ना कर ले, गेन ना कर ले, तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जब भी हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लें या लाइबिलिटीज को, तो उसको हम क्या करें, सून एज पॉसिबल बट डिलेइंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन अंटिल सर्टेनिटी, उसको रिकॉर्ड कर ले लेकिन जब तक रेवेन्यू ना मिले तब तक ना करें। नेक्स्ट आता है हमारा मेटरलिटी, जो है आपका मेटरलिटी प्रिंसिपल। ये लास्ट प्रिंसिपल होगा लिसनर्स, मेटरलिटी वाला। तो मेटरलिटी में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट आइटम्स जो बेसिकली डिसीजन मेकिंग पर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड करें, उन्हीं को डिस्क्लोज करें। इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स को यहाँ पर भूल जाया जाता है, यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, हटा दिया जाता है। यानी कि अनइम्पोर्टेंट चीजों को हटा दिया जाता है मटेरियल में, मेटेरियलिटी में, यानी कि इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स को ओमिट कर दिया जाता है। आई होप आपको ये मेटरलिटी कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि मेटरलिटी प्रिंसिपल में हम सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, इनसिग्निफिकेंट को नहीं। सो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।